जय जगन्नाथ। आज के इस वीडियो में हम यह चर्चा करने वाले हैं कि आप अपनी कुंडली के माध्यम से ये कैसे जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा पेशा सबसे अधिक धन देने वाला रहेगा। जी हाँ, ये आप अपनी कुंडली के माध्यम से बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको आपकी लग्न कुंडली और नवांश कुंडली दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सूत्र ये है कि आपको आपकी लग्न कुंडली के लग्न यानी कि पहला भाव, चंद्रमा और सूर्य को देखना होगा। अब ऐसा क्यों है? तो देखिए, लग्न आपको डिनोट करता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, आप कैसे हैं, क्या सोचते हैं, इसके बारे में बताता है। और सूर्य देवता आपके पिताजी को डिनोट करते हैं और चंद्र देवता आपकी माता को डिनोट करते हैं। और आपके जीवन में आपके माता पिता का सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण रोल होता है। और इसीलिए आपके लिए कौन सा पेशा या ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, यह जानने के लिए हमें आपकी कुंडली के लग्न भाव, सूर्य देवता और चंद्र देवता को देखना होता है। और ये देखना होता है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बलवान कौन सा है। अब देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, कुंडली के अलग अलग भाव अलग अलग चीज़ों को डिनोट करते हैं। और आपका रोजगार और ऑक्यूपेशन देखने के लिए 10वां भाव देखा जाता है। इसीलिए यह जानने के लिए कि आपके लिए कौन सा पेशा या ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, हम लग्न, सूर्य और चंद्रमा से दशम भाव को देखेंगे। जैसे लग्न से दशम भाव तो दशम भाव ही हो जाएगा। तो आप एक पेपर और पेन के माध्यम से ये लिख लीजिए कि लग्न से दशम भाव पर कौन सी राशि बैठी है। वहाँ कोई ना कोई अंक ज़रूर लिखा होगा और वो हो जाएगी दशम भाव में बैठी राशि। आप उस राशि को लिख लीजिए और उसके स्वामी कौन हो सकते हैं ये लिख लीजिए। जैसे यदि में 1 या 8 अंक लिखा है तो उसके स्वामी मंगल देवता हो जाएंगे। 2 या 7 अंक लिखा है तो उसके स्वामी शुक्र देवता हो जाएंगे। 3 या 6 अंक लिखा है तो उसके स्वामी बुध देवता हो जाएंगे। 4 अंक लिखा है तो उसके स्वामी चंद्र देवता हो जाएंगे। 5 अंक लिखा है तो उसके स्वामी सूर्य देवता हो जाएंगे। इसी तरह से यदि वहाँ पर 9 या 12 अंक लिखा है तो उसके स्वामी गुरु यानी कि बृहस्पति देवता हो जाएंगे। और यदि वहाँ पर 10 या 11 अंक लिखा है तो उसके स्वामी शनि देवता हो जाएंगे। इसी तरह से हमें आपकी कुंडली में जहाँ पर भी सूर्य देवता और चंद्र देवता बैठे हैं उनसे भी दशम भाव को देखना है। जैसे यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य देवता पहले भाव में ही बैठे हैं तो सूर्य से दशम राशि भी दशम भाव वाली हो जाएगी। लेकिन यदि आपकी कुंडली में सूर्य देवता दूसरे भाव में बैठे हैं तो दूसरे भाव से दशम भाव कहला जाएगा 11वां भाव। तो आप ये देखेंगे कि 11वें भाव में कौन सी राशि है और उसके स्वामी कौन है। इसी तरह से आप चंद्रमा से भी देख सकते हैं। आपकी कुंडली में चंद्र देवता जहाँ पर भी हैं वहाँ से स्टार्ट करके, इसका मतलब ये कि जहाँ चंद्रमा है उसको आप 1 अंक से गिनेंगे और इसी तरह से 10 अंक तक गिनते जाएंगे। और चंद्रमा से जो भी 10वीं राशि आएगी आप उसको भी पेपर में नोट कर लेंगे। तो अब हमें लग्न, सूर्य और चंद्रमा से दशम स्थान के स्वामियों के बारे में पता चल चुका है। या तो ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं या ये तीनों ही एक भी हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न यानी कि पहले भाव में ही सूर्य देवता और चंद्र देवता दोनों बैठे हैं तो इन तीनों से ही दशम भाव ही हो जाएगा और केवल उसी के स्वामी को देखना होगा। तो अब हमारे पास लग्न, सूर्य और चंद्रमा से दशम भाव के स्वामी आ चुके हैं। और अब हमें नवांश कुंडली में यह देखना होगा कि ये तीनों ही ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं और किस राशि में बैठे हुए हैं। ये तीनों ही ग्रह नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि के स्वामी से जुड़े हुए कार्य करना आपके लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी की मीन लग्न की कुंडली है तो मीन लग्न से 10वां भाव धनु राशि का हो जाता है जिसके स्वामी गुरु देवता होते हैं। इतना मालूम पड़ गया। इसके बाद हम देखेंगे नवांश कुंडली कि नवांश कुंडली में गुरु देवता किस राशि में बैठे हैं। देखिए, हमें भाव से मतलब बिल्कुल भी नहीं है, हमें मतलब है कि वो किस राशि में बैठे हैं। तो यदि मान लीजिए नवांश कुंडली में गुरु देवता शनि देवता की राशि में बैठे हैं, इसका मतलब मकर या कुंभ राशि में बैठे हैं जिनके स्वामी शनि देवता होते हैं, तो आपको शनि देवता से रिलेटेड फील्ड्स में कार्य करना सबसे अच्छा साबित हो सकता है। और इसी से आपको
सबसे अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। इसी तरह से आपको ये देख लेना है कि लग्न कुंडली में सूर्य जहाँ बैठा है उससे दशम भाव का स्वामी नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी कौन है। और इसी तरह से आपको चंद्र देवता से भी देख लेना है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको 3 ग्रह मिल सकते हैं या एक ही ग्रह मिल सकता है। यदि नवांश कुंडली में ये तीनों ग्रह एक ही हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको इन्हीं ग्रह से रिलेटेड काम करना है। जैसे मान लीजिए शनि देवता आते हैं तो आपके लिए शनि देवता से रिलेटेड कार्य करना सबसे अच्छा फलदायी साबित हो सकता है। जैसे कोयले से रिलेटेड कार्य करना, ऑयल से रिलेटेड कार्य करना, लोहे से रिलेटेड कार्य करना और इस तरह से। लेकिन यदि मान लीजिए इन तीनों ही तरह से आपको 3 ग्रह प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि यह भी हो सकता है कि लग्न कुंडली में लग्न सूर्य और चंद्रमा से दशम भाव के स्वामी नवांश में अलग अलग राशियों में बैठे हुए हों, जिसके कारण उनके स्वामी अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको ये देख लेना है कि नवांश कुंडली के माध्यम से आपको जो 3 ग्रह प्राप्त हो रहे हैं उनमें से लग्न कुंडली में सबसे ज़्यादा बल किस ग्रह में है, और आपको उसी ग्रह से रिलेटेड फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस देखने को मिल सकती है। जैसे मान लीजिए इसी तरह से कैलकुलेट करने पर आपको 3 ग्रह प्राप्त होते हैं, सूर्य देवता, शनि देवता और बृहस्पति देवता एग्जाम्पल के लिए। लेकिन इनमें से लग्न कुंडली में सूर्य देवता आपके सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा बल सूर्य देवता में है। तो आपके लिए सूर्य देवता से रिलेटेड कार्य करना सबसे अच्छा साबित हो सकता है। अब जैसे सूर्य देवता से रिलेटेड कार्य कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड, किसी एमएनसी में या बड़ी कंपनी में बड़े पद से रिलेटेड। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे या उस ओर जाना चाहेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। इसी तरह से यदि आप बिजनेस फील्ड में हैं तो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स या ऐसा काम जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है उनसे रिलेटेड कार्य में आपको ज़्यादा अच्छी और बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है। इसी तरह से यदि हम मान लें कि चंद्र देवता इस पद्धति के अनुसार आपके मुख्य ग्रह निकल के आते हैं जो कि आपके एक प्रकार से कार्येश हो जाएंगे, जिनसे जुड़ा कार्य करना आपके लिए सबसे अच्छा माना जाएगा। तो आप चंद्र देवता से जुड़े काम कर सकते हैं। अब चंद्र देवता से जुड़े काम कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं वाटर से रिलेटेड काम, दूध से रिलेटेड काम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड काम, चावल से रिलेटेड काम, शक्कर से रिलेटेड काम और इस तरह के कई ऐसे काम हैं जो चंद्रमा से रिलेटेड हैं, आप ये कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। यदि आपके जो मुख्य ग्रह हैं या कार्येश हैं वो बुध देवता निकल के आते हैं तो आप बुध देवता से रिलेटेड काम कर सकते हैं। आप बैंकिंग की फील्ड में जा सकते हैं, अकाउंट्स की फील्ड में जा सकते हैं, शेयर मार्केट एनालिस्ट बन सकते हैं और जितनी भी बुध से रिलेटेड चीज़ें हैं आप उनकी फील्ड में जा सकते हैं। इसी तरह से यदि बृहस्पति देवता आपके कार्येश बन के आते हैं तो आप ज्ञान की फील्ड में जा सकते हैं, गोल्ड की बिजनेस में जा सकते हैं, अनाजों के बिजनेस में जा सकते हैं, जैसे कि गल्ले का व्यापार है, राइस वीट इस तरह का व्यापार है, ये बृहस्पति से रिलेटेड कार्य हैं, आप इन सब कामों को कर सकते हैं। आप पुरोहित बन सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं यदि आपके कार्येश बृहस्पति देवता हैं। इसके बाद यदि आपके कार्येश शुक्र देवता आते हैं तो आप शुक्र से रिलेटेड काम कर सकते हैं, लग्जरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्री होती हैं उनका काम कर सकते हैं, ब्यूटिशियन का काम कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे काम जो शुक्र से रिलेटेड हैं आप वो कर सकते हैं। इनमें आपको ज़्यादा सफलता देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से यदि शनि देव हैं तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, आप कोयले से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड काम कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है। आप मशीन रिलेटेड काम कर सकते हैं जिनमें आपको ज़्यादा अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। इसी तरह से यदि आपके कार्येश या मुख्य ग्रह मंगल देवता हैं तो आप मंगल देवता से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अब मंगल देवता से रिलेटेड काम क्या होता है, वो धातुओं से रिलेटेड काम होता है, ज़मीन से रिलेटेड काम होता है, भूमि से रिलेटेड जैसे ईंट या बिल्डिंग मटेरियल, ये सब मंगल देवता से रिलेटेड काम है, आप ये कर सकते हैं। आप पुलिस, आर्मी, जितनी भी स्ट्रेंथ वाली फील्ड होती हैं इनमें जा सकते हैं क्योंकि ये मंगल देवता से रिलेटेड होती हैं, तो आपको इनमें ज़्यादा अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। और इस तरह से आप सभी 9 ग्रहों के माध्यम से ये जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा काम सबसे अच्छा साबित हो सकता है। अब देखिए,
यहाँ पर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक ही कार्य करते हो। आजकल के ज़माने में लोग एक साथ कई कार्य करते हैं। तो यदि मान लीजिए आपकी इस पद्धति के अनुसार 2 या 3 ग्रह आ जाते हैं, तो आप साइमल्टेनियसली ये तीनों कार्य कर सकते हैं या इन तीनों से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। हो सकता है आप बृहस्पति से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हो, लेकिन आप साइड में बुध से रिलेटेड कार्य भी कर सकते हैं। बुध से रिलेटेड कार्य कौन सा हो सकता है? आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, तो वो बुध से रिलेटेड कार्य भी हो जाएगा और साइमल्टेनियसली आपको उसमें भी सफलता देखने को मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केवल एक ही कार्य करते हो, आप और भी ज़्यादा कार्य एक साथ कर सकते हैं। और मान लीजिए इस पद्धति के अनुसार आपके 3 कार्येश आ रहे हैं और यदि ये तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली में काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं और बेनिफिक पोजीशन में हैं, तो आप कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि आपका जो कार्य है वो इन तीनों ही ग्रहों से रिलेटेड है और सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो रही है। लेकिन आप ये भी पाएंगे कि यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो इस पद्धति के अनुसार ग्रहों से रिलेटेड नहीं है, तो आपको वो सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है जिसके आप एक्चुअल में हकदार हैं और आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है या हो ही नहीं रही है। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे आपका जो काम है वो इन ग्रहों से रिलेट हो जाए, जिससे आपकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली के माध्यम से ये काफ़ी आसानी से जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कार्य सर्वश्रेष्ठ और काफ़ी अच्छा धन देने वाला साबित हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।